आज की हमारी चैप्टर 12 की वीडियो है। मैंने ऑडियो तो भेज दी थी, बट फिर भी एक बार मैंने क्या लिखा है क्या नहीं है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के बारे में। ऊर्जा के सूत्र। ऊर्जा के सूत्र। तो ऊर्जा जो है क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं ऊर्जा क्या है। हमारे कार्य करने की जो क्षमता के रूप में हमें जो ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं, मतलब जितना हम काम कर सकते हैं उतनी हमारी अंदर ऊर्जा है। चाहे वो हमारे इंसानों के अंदर ऊर्जा हो, या कोई पंखा चल रहा हो उसकी ऊर्जा हो, या लाइट जल रही हो वो ऊर्जा हो, या कार चल रही हो उसमें जो हम उसको चलाने के लिए जो हम इंजन देते हैं तो वो भी ऊर्जा दे। इंजन चलाने के लिए हमने तेल जो यूज किया है तो वो क्या प्रदान करती है, हमें ऊर्जा देती है। तो हमारे जीवन में ऊर्जा का महत्व है क्या। ऊर्जा आधुनिक जीवन और सुविधा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब आज के टाइम पे अगर हमें अपने जीवन को सुविधाजनक बनाना है तो हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्योंकि हम जब एसी चलाते हैं तो चलाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए, और पंखा चला रहे हैं या कोई भी मशीन चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं कपड़ा धोने के लिए, तो भी क्या चाहिए हमें, विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है हमारे जीवन को सुविधाजनक या सुविधा से भरपूर करने के लिए क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। हमें अपने अधिकांश दैनिक कार्य को बिना ऊर्जा के नहीं कर सकते। मतलब आज के टाइम में और पहले के टाइम में कितना अंतर है। पहले हम कपड़ों को हाथ से धोते थे तो हाथ से इंसानी ऊर्जा हम इस्तेमाल करते थे, और अब हम मशीनों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो हमारे जो इंसान जो मशीनें हैं वो क्या लेती है, हमारी विद्युत ऊर्जा। वे 3 श्रेणियों में आती है। कौन सी, जो भोजन जो हमें ऊर्जा देता है, हम भोजन खा रहे हैं तो उससे भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जो हम घर में उपयोग करते हैं जैसे कि लाइट, बिजली, है ना, विद्युत ऊर्जा। और ईंधन जो हम अपने वाहनों में डालते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, जो भी मतलब हम वाहनों में यूज कर रहे हैं, या जो हम सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर है, वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है। अब आता है ऊर्जा के विभिन्न रूप। कौन कौन से रूप होते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा होती है हीट एनर्जी, हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी होती है जो कि हमें ऊष्मा प्रदान करती है। जैसे कि अगर हम गैस चलाते हैं तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, या हम आग जला रहे हैं तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा होती है लाइट की ऊर्जा, जो कि हमें, या तो हम लाइट जला रहे हैं उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, या सूर्य की ऊर्जा भी जो है वो भी किस में आती है, प्रकाश ऊर्जा के अंदर आती है। यांत्रिक ऊर्जा, जिसको हम मैकेनिकल कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जैसे कि इंसान कोई भी काम कर रहा है तो वो क्या करता है, अपनी यांत्रिक मतलब अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, या आप बोल सकते हो। उसके बाद विद्युत ऊर्जा, तो सभी भली भांति इसके बारे में जानते होंगे कि विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमें मिलती है। उसके बाद आता है रासायनिक ऊर्जा, जो कि केमिकल ऊर्जा है, जो कि हमें भोजन प्रदान करती है। जैसे कि हम भोजन खा रहे हैं तो पहले वो रासायनिक ऊर्जा होती है, हम रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, अपने कामों की उसमें यूज कर लेते हैं। फिर आती है हमारी ध्वनि ऊर्जा, जिसको हम साउंड एनर्जी बोलते हैं। और परमाणु ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, जो कि न्यूक्लियर बम, आपने भली भांति आप इसके बारे में जानते होंगे। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं जिससे हमें विद्युत ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ऊर्जा के हमने स्रोतों को 2 प्रकार बनाया है, एक नवीकरण होता है, एक अनवीकरण होता है। नवीकरणीय वो होते हैं जो कि हमें, अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमें दोबारा से मिल सकती है, जैसे कि सूर्य ऊर्जा, या मतलब आप बोल सकते हो पवन ऊर्जा, जो कि कभी खत्म ना हो, है ना। ऊर्जा के वे स्रोत जो एक लघु समय अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और अनवीकरण स्रोत क्या होते हैं, जो हम एक बार यूज कर लें उसको फिर दोबारा से यूज नहीं कर पाएंगे, या दोबारा से उसको बना नहीं पाएंगे उसी समय अवधि में। जैसे कि हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, वो अगर खत्म हो गया तो पेट्रोल डीजल बनाने के लिए हमें सालों, हजारों, करोड़ों, मिलियंस ईयर्स जो है इंतजार करना पड़ेगा उनके बनने के लिए। तो वो स्रोत जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं बट उसकी जो है पूर्ति नहीं कर पा रहे हम उस समय अवधि में, तो उसको बोलते हैं अनवीकरण ऊर्जा स्रोत।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनव्यय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। ये सीमित मात्रा में हमें उपलब्ध होती है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती या इनका बराबर प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इनको क्या बोलते हैं, अनवीकरण ऊर्जा। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने डिफरेंस डाला है, अगर ये याद ना हो रहा हो तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। फिर आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का क्या आता है, जीवाश्म ईंधन में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के बहुत महत्वपूर्ण अनवीकरण स्रोत है। मतलब ये क्या है कि ये हमें नहीं मिल रही है, सीमित मात्रा में मिलती है और उसकी पुनः पूर्ति में जो समय हमें दिया जाता है उसके अंदर इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो इसलिए क्या 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 बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, हमारा अनवीकरण स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जो है पृथ्वी में पौधे व जानवरों से बनते हैं जो पृथ्वी के सैकड़ों से अधिक ताप और दाब के संपर्क में आने से कच्चे तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या भारी तेलों में परिवर्तित हो गए हैं। मतलब जीवाश्म ईंधन ये होते पृथ्वी में जो सालों से, मतलब इसमें बोला हुआ है पृथ्वी में करोड़ों सालों से जो दबे हुए पौधे हैं, जानवर हैं, वो किस में बदल जाते हैं, कोयला में, कच्चे तेल में, प्राकृतिक गैस में। किसके उसमें अधिक क्या कहते हैं, ताप होना चाहिए और दाब होना चाहिए उनके ऊपर, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन में। या हम बोल सकते हैं जो भी बनना चाहता है जैसे तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, भारी तेलों का, तो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो जीवाश्म है ये प्राथमिक स्रोत हैं जिनसे आज विश्व में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। हमारी ऊर्जा का लगभग 85% भाग जो है वो किससे मिल रहा है, हमें जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा मिल रहा है। ठीक है, अब आता सबसे पहला जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको हम बोलते हैं कोयला भवन। क्या बोलते हैं, कोयला भवन या कोलिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोयला भवन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, उच्च ताप और दाब की स्थिति में जो कि हमारे मरे हुए जो पदार्थ है, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, कोयला बना देते हैं। उसको डिग्रेडेशन करके, उनका अपघटित करके उसको क्या कर देते हैं, कोयला बनाते हैं। पर इस प्रक्रिया से कोयला का निर्माण में कम समय लगता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, कम समय लगता है। कोयले का संगठन एक सार नहीं होता है, यह क्षेत्र के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। मतलब कोयला जो बनता है वो एक सार नहीं बनता है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। मतलब टाइम जो है वो उसका बदलता रहता है। अब आते हैं कोयले के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। कोयले के प्रकार कौन से है, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटुमेनी और ब्यूटनी। अगर आप ये भी लिख सकते हो, मतलब इसके अंदर 3 भी लिख सकते हो, पीट, लिग्नाइट और ब्यूटुमेनी भी लिख सकते हो। पीट क्या होता है, पीट कोयला जो मृत व अपघटित पदार्थों, पादप पदार्थों का संग्रह मात्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मरे हुए, दबे हुए प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स मतलब पौधे जो हैं, पादप पौधों को बोला गया है, उनसे उनका जो द्रव्यमान है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोयला बोल रहे हैं। उसका जो मास है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीट कोयला बोल रहे हैं। यह लकड़ी के विकल्प के रूप में ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता था। फिर पीट क्या हो गया, पीट धीरे धीरे लिग्नाइट में बदल जाता है। उसके बाद आता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, ये भूरे रंग की चट्टानों के रूप में मिलता है जिसमें कि जो हमारे पादप पदार्थ है, जैसे कि प्लांट्स जो हैं, हमारे पौधे जो हैं, को भी पहचाना जा सकता है। मतलब ये लिग्नाइट्स के अंदर पौधे भी हम देख सकते हैं आराम से। और इसका कैलोरीफिक मान जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है। मतलब इसकी आग जलने की जो क्षमता है वो कम होती है। ये जो एनर्जी या ऊर्जा देती है वो थोड़ा सा कम देती है। उसके बाद आता है ब्यूटुमिनी। ब्यूटुमिनी क्या होते हैं, ये हल्के काले रंग के होते हैं। इसमें बहुत कम दृश्य पदार्थ, पादप पदार्थ होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम हम इसमें प्लांट्स के मरे हुए अवशेष देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्यूटुमिनी। ब्यूटुमिनी सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। सबसे बढ़िया जो है वो कौन सा है, ब्यूटुमिनी है। एकदम काला होता है और बहुत ही संघन होता है। ठीक है, इसकी जो कैलोरी मान है वो सबसे ज्यादा होती है सभी कोयले में से, पीट से
और लिग्नाइट से, ब्यूटिमिनी से और ब्यूटिमिनी से। तो ब्यूटिमिनी जो है, ब्यूटिमिनी का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान होता है, तो ये सबसे अच्छा कोयला है। फिर आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हमारे देश में प्राकृतिक गैसों का ऊर्जा का एक अन्य मुख्य स्रोत है। अंटार्कटिका द्वीप को छोड़कर पृथ्वी के सारे क्षेत्रों में ज्यादातर तेल व गैस क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़कर। मीथेन जो है, मुख्य रूप से मीथेन कहाँ मिलती है? दलदली इलाकों में पाई जाती है। यह जानवरों की पाचन प्रणाली का एक उप पदार्थ भी है। यह गैस एक जीवाश्म ईंधन है। यह गैसोलीन से ज्यादा अच्छा ईंधन है, परंतु यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। मतलब जो मीथेन है वो कहाँ पाई जाती है? दलदली इलाकों में पाई जाती है। और जो जानवर है अपनी पाचन प्रणाली में भी इसका उत्पादन करते हैं। मतलब जो वो वेस्ट निकलता है बाहर, तो उसमें भी क्या निकल के आता है? मीथेन गैस निकल के आती है। आपने वो पढ़ा होगा जिसमें हम लोग गोबर घर जो है उसमें हम गैस बनाते हैं, मीथेन ही बनती है उसमें भी। जो गैस है वो एक जीवाश्म ईंधन है। मतलब ये भी क्या है? पेड़ पौधे और दबे हुए इंसानों से मतलब बने हुए हैं। और गैसोलीन से ज्यादा अच्छा ईंधन है क्या? मीथेन। परंतु जब ये जलता है तो ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी ये प्राकृतिक गैस में भी सीमित संसाधनों की श्रेणी में भी ही आता है। मतलब क्या हुआ कि डीजल की तुलना में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब डीजल कम पाया जाता है, और ये जो मीथेन है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। पर फिर भी हम इसको किस में डाल रहे हैं? किस में डाल रहे हैं इसको? अनवीकरणीय में डाल रहे हैं, जिसे क्योंकि ये भी एक सीमित संसाधनों में से श्रेणी में ये आता है। इसके लाभ क्या है? इस ऊर्जा का उत्पादन करना बहुत आसान है और इसमें जो लागत है, पैसे जो लगेंगे वो भी बहुत कम लगेंगे। इसका कैलोरी मान भी जो है वो बहुत ही अधिक है और बहुत बड़ी मात्रा में इसका विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। और इसका परिवहन, मतलब इसको आसानी से और सुरक्षित, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं और सुरक्षित तरीके से भी लेके जा सकते हैं। हानि क्या है? ऊर्जा के उत्पादन से क्या होता है? प्रदूषण होता है। इसकी आपूर्ति सीमित है, मतलब ये अनवीकरणीय है और इनका पुनः पूर्ति जल्दी नहीं की जा सकती। इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया में बहुत बड़े भूभागों का विनाश होता है। जीवाश्म ईंधनों जमीन के अंदर से निकाला हुआ कठिन और खतरनाक कार्य है। मतलब जब भी हम इनको जमीन के अंदर से निकालते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही खतरनाक काम है। और यहाँ पे बोला है इसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ा जो धरती का जो हिस्सा है उसको क्या कर देती है? खराब कर देती है। उसके बाद हम आते हैं एक और अनवीकरण ऊर्जा का सूत्र जो है, जिसका नाम है परमाणु से ऊर्जा, जो भी क्या है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें हम यूरेनियम का एक बड़ा सा हिस्सा लेते हैं और उसको न्यूट्रॉन के साथ में उसकी अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया का परिणाम क्या होता है? एक बेरियम आता है और एक क्रिप्टॉन आता है। और साथ में यहाँ पे हमने एक न्यूट्रॉन लिया था, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन आ गए? 2 न्यूट्रॉन और आते हैं। इसका जो द्रव्यमान है ये 2 छोटे छोटे भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। और इनके साथ में जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा का जो मतलब जो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जिसको हम विद्युत ऊर्जा बनाने के उसमें इस्तेमाल करते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इसका सूत्र क्या है? रेडियम या यूरेनियम। यहाँ पे मैंने यूरेनियम लिया हुआ है और रेडियम भी आप ले सकते हैं। प्रत्येक परमाणुओं के नाभिक में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचित होती है। मतलब इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्या है? रखी हुई है, इसके अंदर छुपी हुई है। जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन से अभिक्रिया करवा के 2 हल्के नाभिक में विघटित कर परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा को मुक्त किया जा सकता है। मतलब क्या किया हमने? अभिक्रिया करवाई और 2 जो है हल्के परमाणुओं में हमने उसको विघटित कर दिया और जो उसके अंदर जो यूरेनियम के अंदर जो ऊर्जा संचित थी उसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया।
एक परमाणु के नाभिक का लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विघटन व साथ में ऊर्जा की निर्मुक्त होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विघटन। विघटन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विघटन। मतलब क्या बोला है कि एक परमाणु जो था, ठीक है, उससे क्या लगभग बराबर द्रव्यमान के दो उसमें कर दिए उन्होंने, और साथ में ऊर्जा जो निकली है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विघटन कहते हैं। अच्छा, सूर्य पे विघटन नहीं होता है। सूर्य पे क्या होता है? सूर्य पे होता है हमारा नाभिकीय समलयन। नाभिकीय समलयन क्या होता है हमारा? एक बार मैं बता देती हूँ। नाभिकीय समलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिकी जैसे कि ड्यूट्रोनियम के नाभिक आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक भारी नाभिका का निर्माण करते हैं, तो उसमें से ऊर्जा जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं? हम नाभिकीय समलयन बोलते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ होता है हमारा? हमारे सूर्य के वहां पे होता है। इतने ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहां पे क्या होता है? सूर्य में भी, ये जिसमें सूर्य भी शामिल है, उसकी क्या कहते हैं, क्रियाविधि में तारे भी हैं और सूर्य भी है, जिसमें ये ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या किसके द्वारा अभिक्रिया द्वारा हो रहा है? हाइड्रोजन बम भी इसके द्वारा हम बना सकते हैं। किसमें? नाभिकीय समलयन में। तो ये भी टॉपिक है इसी के अंदर, पर मैंने लिखा नहीं है। प्रक्रिया में कुछ जो न्यूट्रॉन भी होते हैं वो मुक्त होते हैं, जो भी अन्य यूरेनियम जैसे 235 के परमाणु थे उसको विघटित करते हुए। मतलब जब भी हम यूरेनियम 235 को विघटित करते हैं तो उसमें से दो और न्यूट्रॉन निकल के आते हैं, और इस अभिक्रिया जो है ये तेजी से चलती रहती है, और वो क्या करती है? दूसरा यूरेनियम होता है ना 235 वाला, उससे रिएक्ट करके फिर दो और न्यूट्रॉन बाहर निकाल के देगी। मतलब क्या है? यहां से ये न्यूट्रॉन हमने यूज किया है इसको विघटित करने के लिए, तो हमारा जो है दो न्यूट्रॉन और है। ये जो दोनों न्यूट्रॉन है ये एक और यूरेनियम के साथ में जाके रिएक्शन करेगी और फिर से दो न्यूट्रॉन और बनाएगी, और इस तरह की जो श्रृंखला होती है उसको हम बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। जो अभिक्रिया जो तेजी से चल रही है उसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। अगर हम इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग हम पानी को उबालकर वाष्प बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बनने वाली जो भाप से क्या होता है? टरबाइन को हम क्या करते हैं? चलाए जाते हैं, और इससे विद्युत ऊर्जा का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। एक और चीज है, जो हमारा न्यूट्रॉन बन रहा है, अगर वो बनता ही चला जाएगा तो वो जो अभिक्रिया है वो नियंत्रित नहीं रहेगी। तो इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया में निर्मुक्त कुछ न्यूट्रॉन को बोरोन और कैडियम, बोरोन या कैडियम की जो छाड़े हैं उसके द्वारा क्या कर लेते हैं? हम उसको अवशोषित कर लेते हैं, और उससे क्या होता है? हमारा जो अभिक्रिया है, परमाणु से जो ऊर्जा बन रही है उस अभिक्रिया को हम उसी समय रोक सकते हैं। लाभ क्या होता है? उत्पन्न ऊर्जा से हम क्या बनाते हैं? विद्युत बनाते हैं। ये जहाज और पनडुब्बियों का भी क्या करता है? चलाने में हमारी मदद करता है। और रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो किस में यूज कर सकते हैं? चिकित्सा में यूज कर सकते हैं, कृषि उद्योग में भी यूज कर सकते हैं, शौक में भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और खतरे क्या है? इससे हमें हानिकारक नाभिकीय विकिरण इंसानों के लिए हानिकारक होती है। इसमें से जो निकल रही है हानिकारक नाभिकीय विकिरण वो क्या करता है? इंसानों में कुछ ना कुछ कमियां लेके आ सकता है। और प्रयोग हो चुके जो ईंधन का जो हम क्या कहते हैं उसका निपटारा जाए, कहाँ दबाएं, क्योंकि उसमें से लगातार एक रेडिएशन निकलती है जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है, और इंसानों में जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जैसे कि किसी की कोई हाथ से नहीं होता है, कोई कान से नहीं होता, मतलब इस तरह की दिक्कतें आ जा सकती है उनकी जीन्स में। तो इसका निपटारा करना भी क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है।